हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के सिलेबस है, साइंस का सिलेबस मेंशन करा गया है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पादपों का पोषण, है ना? कैसे करते हो पादप अपना पोषण कैसे करता है, भोजन कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे आज हम। देखिए पादपों में पोषण जो होता है, इसमें जैसे बताया जा रहा है, ये स्वपोषी क्या होता है वो समझते हैं। स्वपोषी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बताया था कि उत्पादक को कहते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या है, स्वपोषी में आते हैं, ठीक है। और एक होता है विषम पोषी। विषम पोषी क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है, जंतु एवं अधिकतर वन अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। जैसे मैंने वो बताया था उपभोक्ता, है ना, तो उपभोक्ता को विषमपोषी कहते हैं, उसी को परपोषी भी कहा जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखते हैं कि आखिर जो पादप अपना भोजन बनाते कैसे हैं, है ना। अब कुछ तो खा के जिएंगे ना भाई, पादप वगैरह, पौधे वगैरह, पेड़ पौधे, है ना। तो ये देखिए, ये लोग अपना भोजन प्रकाश की क्रिया द्वारा बनाते हैं। ये प्रकाश ऐसा होता कहाँ पर है, तो ये होता है आपके पत्तियों में होता है, ठीक है। तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले समझने की कोशिश करिए इस चीज को। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एक पेड़ है मान लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे एक पत्ता अपन लेके चलते हैं, ये पत्ता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पत्ता है। और इस पत्ता में होता है आपका जो प्रकाश की क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पत्ते में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं आपके क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऐसा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो होगा वो आपका क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि पत्तियों में ही खाना बनता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। और अगर जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो अगर पत्तियों में होता है, तो भाई जो भी मटेरियल है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, पदार्थ है, वो पहुंचना चाहिए पत्तियों तक। तो कैसे पहुंचेगा, तो उसको देखते हैं। अगर ये पेड़ है मान लेते हैं अपन, तो इस पेड़, अगर ये पेड़ है, तो जो यहाँ की जो पत्तियां हैं यहाँ पे, वो जो पत्तियों तक भोजन कैसे पहुंचेगा, तो उसको देखते हैं। भोजन नहीं, पत्तियों तक पदार्थ कैसे पहुंचेगा जिससे वो भोजन वो बना सके। तो जो प्रोसेस कैसे होता है, जो खनिज लवण रहते हैं जमीन में, जो भी अवेलेबल है जमीन में बोलो, मृदा बोलो, तो वो जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, खनिज और जल को, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी जो रहती है तने रहते हैं ना, जो तना होता है वो उन उन भोजन को, सॉरी, उन पदार्थ को कहाँ पर जाता है, आपके पत्तियों तक पहुंचाता है। उस पदार्थ को, मतलब खनिज लवण जल, ये सबको, है ना, कहाँ पहुंचाते हैं, ये पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। उन छिद्रों के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और इसके जरिए वो बनाता है आपका भोजन। इसके आगे डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे वाहिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए यहाँ पे कैसे पहुंचती हैं, तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। फिर ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। जो वाहिकाएं होती हैं वो कहाँ तो होती है, आपके जड़, तना, पत्ती, शाखा, सभी सभी चारों ओर फैली रहती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए, क्लोरोफिल क्या काम करती है, तो क्लोरोफिल क्या करती है, वो भोजन निर्माण करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं अपन। देखिए, क्योंकि जो खाना वगैरह है, जो पेड़ पौधों में जो पोषण होता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, सूर्य की ऊर्जा के कारण होता है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए क्या कहा जाता है कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। क्वेश्चन पूछते हैं भाई, केवीएस वगैरह में भी आते हैं क्वेश्चन कि जो हमारी जो ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो सूर्य उसका रिजल्ट रहता है, सूर्य उसका आंसर रहता है, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, ये फॉर्मूला है। ये इतना नहीं रहता, मतलब इसको असल में वो ठीक से दिखाया नहीं गया है, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। 6CO2 प्लस 12, देखिए ठीक से बताया नहीं गया वहाँ पे।
ठीक है। जो फॉर्मूला रहता है वो होता है 6, उसका फॉर्मूला होता है 6CO2 प्लस 12H2O। और यहाँ पे जो क्लोरोफिल देखिए, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल मिला क्या बनाते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। और यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश है, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका 6O2, क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। और क्या क्या बचता है यहाँ पे 6H2O। और मुख्य जो चीज बनता है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे मेन बनता है C6H12O6, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसी को ही, ठीक है। ये देखिए मैंने बोला थे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं हमें स्वस्थ हवा देते हैं, तो क्या है वो ऑक्सीजन देता है ना। देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या पेड़ पौधे श्वास लेते हैं, ऐसा ना, सांस लेते ही नहीं लेते, तो भाई जरूर लेते हैं यार, वो लोग भी लेते हैं। लेकिन जो जितना वो ऑक्सीजन देते हैं उससे बेहद कम वो लोग ऑक्सीजन श्वसन के रूप में लेते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या प्रकाश की क्रिया में ऑक्सीजन भाग लेता है, तो भाई वो भाग नहीं लेता है। वो एक प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता जरूर है, लेकिन वो भाग नहीं लेता, है ना। भाग कौन लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेता है। किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये होता है, प्रकाश की क्रिया होती है, जिससे क्या बनता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है और बनता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट मान सकते हैं, मुख्य तो कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। देखिए देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो कार्बोहाइड्रेट है वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। तो हो गया, देखिए मैंने अलग से इसको ऐड करा है, इस स्लाइड। जो क्लोरोफिल है, जो पर्णहरिम है या फिर क्लोरोफिल, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। जो पत्तों में हरा रंग पाया जाता है ना, वो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को कहा जाता है। क्या किसे कहते हैं, हरित लवक या फिर पर्णहरिम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक प्रकार का कोशिकांग है, जो जो सुकेंद्रीय पादप कोशिकाओं में और शैवाल कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। असल में क्या होता है कि एक स्थान है, मान के चलिए ये घर टाइप से है। ये मान के चलिए कि जो जो क्लोरोप्लास्ट है वो घर है, और उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। तो हम बोला जाता है कि जो जो एक घर है, जो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होते पूछा जाता है, तो क्या बोलते हैं अपन, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे किस भाग में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन करता कौन है, क्लोरोफिल करता है। बस इतना इंपॉर्टेंट जगह पे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले पिछले थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ पौधों में नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ पौधों में नहीं होती है। और दूसरा कौन सा होता है, यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। हम्म देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रही है जगह पे, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों को दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों बताया जा रहा है यहाँ पे, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाते हैं। सल्क सूल रूपी मतलब जैसे कांटे कांटे वाले नहीं हो जाते पत्तियां वगैरह, वो क्योंकि पानी के जो क्षय है ना उसको रोकने के लिए अपना ये सब बना लेते हैं।
आप देखोगे एक एक पौधा पाया जाता है जो रेगिस्तान में उगता है, वो इस तरह से रहता है कुछ, है ना, उसमें एकदम वो कांटे कांटे लगे रहते हैं, है ना, तो पानी के क्षय को रोकने के लिए और जीव जंतु ना खा पाए उसलिए भी होता है ना। तो बताया जा रहा है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूप में हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसमें कौन कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण का? तो क्योंकि इनका जो पत्ती रहता है वो तो सूल रूप में रहता है, तो जो तने जो हरे रंग के रहते हैं उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के जरिए क्या होता है कि खाद्य पदार्थ अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और लेकिन जो आगे जो अन्य पदार्थ हैं वो कैसे मिलते होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन कैसे मिलता होगा, इसकी विशेष यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन कैसे मिलता है। तो नाइट्रोजन कैसे मिलता है कि देखिए जो डायरेक्ट तो नहीं ले सकते वो लोग वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है, हालांकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन उसका यूज पेड़ पौधे नहीं कर सकते, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, ये जो जल के साथ ही उसको जो खुली हुई जो नाइट्रोजन है उसको ले लेते हैं पेड़ पौधे। और अब देखिए जो किसान रहता है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जो किसान रहता है वो उर्वरक के जरिए नाइट्रोजन को उसमें देते हैं, उसके पेड़ पौधे को दिया जाता है, उर्वरक के जरिए दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताने लायक है, वो ये है कि जो है वो ये है कि जो चने या दाल वगैरह के जो पौधे रहते हैं और उन पौधों के जो गांठे रहते हैं उस पे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए एक जीवाणु पाया जाता है जिसे कहते हैं राइजोबियम कहते हैं। ठीक है, वो राइजोबियम क्या करता है कि उनका स्थिरीकरण करता है और जो पेड़ पौधा है, जो पौधा है हमारा, उसको पहुंचाता है नाइट्रोजन, है ना। ध्यान रखिएगा राइजोबियम नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक है पादपों में पोषण की अन्य विधियां किस तरह से होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं रहता है, तो क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो लोग विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाँ जैसे देखिए यहाँ पे क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग के साथ दिखाई देती है, ये अमरबेल का पादप है। जैसे आप देखेंगे कोई, देखिए फोटो दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये क्या है, ये जो पीला कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये अमरबेल है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो अमरबेल है, ये अमरबेल का पादप है। ये क्या है, एक पादप है। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर से आरोहित होते हैं, मतलब अर्थ में जिस पर ये लटके रहते हैं उससे ये भोजन लेते हैं, है ना। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, जिस पेड़ पर या फिर जिस पौधे पर ये लोग लगे हुए हैं, जिस पौधे पर ये लोग लगे हुए हैं उससे क्या कहेंगे अपन, परपोषी कहते हैं, क्योंकि ये उसको भोजन देता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो पौधा है, जो ये जो आपका दिख रहा है, जो लाइकेन लाइकेन बोलते हैं, जो अमरबेल है, वो क्या करते हैं, जो पौधे के जो अमूल्य जो भी भोजन पदार्थ रहते हैं उसको क्या करते हैं अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें छोटी छोटी जड़ें रहती हैं, जड़ें जो पादप रहता है उसमें जाके उसके जो भी पोषक तत्व रहते हैं उसको अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे क्या होता है कि इसको नुकसान होता है ना भाई, पेड़ पौधा सूख जाता है तो, है ना। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि उसको परजीवी कहा जा रहा है, किसको, अमरबेल को। अमरबेल क्या है, परजीवी, ध्यान रखिएगा परपोषी नहीं है। ठीक है, परपोषी कौन है, वो पेड़ है, लेकिन जो ले रहा है वो क्या है, परजीवी, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहे इसलिए उसको परजीवी कहा जा रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये देखते हैं, हमारा टॉपिक है क्या पादप भी जीव जंतुओं की तरह भक्षण कर सकते हैं। तो ये जो ईवीएस में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। असल में होता क्या है, एक घटपड़ी नाम का एक पौधा रहता है। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे, घटपड़ी यहाँ पे पिचल पिचर प्लांट कहते हैं। तो क्या करता है कि अपनी गंध छोड़ता है, क्या छोड़ता है, गंध छोड़ता है। उस गंध को सूंघते हुए कीड़े हो गए, है ना, कीड़े मकोड़े हो गए, मच्छर वगैरह हो गए, या फिर मेंढक वगैरह हो गए, वो अंदर आने लगते हैं।
और जैसे ही एक बार वो अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए, तो उसका जो ढक्कन रहता है ढक जाता है ना, जिसके कारण वो अब अंदर ही कैद हो जाते हैं और उसके बाद ये जो है आपका पीछे प्राण उसको खा लेता है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा सकते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? विस्मयकारी मतलब आश्चर्य नहीं है क्या ये? तो ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो दिखाया जा रहा है, ये वाला है ना, चित्र 1.6 पादप को देखिए, इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना होती है। ये देखिए घट के समान, घड़ा के समान दिखाई देता है ना, तो इसलिए बोल रहा है ना, समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है ना। ये जो पत्ती है से रूपांतरित भाग है ना, रूपांतरित हुई उसकी पत्ती पत्ते भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। ये जो शीर्ष भाग दिख रहा है ना, ये घड़े का ढक्कन बनता है। जो ऊपरी भाग रहता है ना, शीर्ष का भाग, वो क्या घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के अंदर ना, रोमों के बीच फंस जाता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, रोमों में फंस जाता है। होता क्या है कि ये जब ये अपना जो घड़ा है, ऐसे पेड़ मान लेते हैं, ऐसे ढक्कन है इसका, और ये यहाँ पे गंध छोड़ता है, ऐसे मान के चलिए गंध छोड़ दिया, फिर उसके बाद कीड़ा है, फिर कोई भी मेंढक वगैरह इधर अंदर आ गया। जैसे अंदर आते तो यहाँ पे रोम रहता है ना, इसको जो रोम में ये फंस जाता है, ऐसे जाली 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 रोम रहता होगा, तो इसके अंदर आके फंस जाता है अपना जो जो भी जीव है। और उसका ये ढक्कन ढक लेता है ऐसे ही। और एक बार ढका मतलब खत्म, अंदर ही मर जाएगा है ना, या फिर अंदर ही एक बंदा खा लेगा। ठीक है, बंदा बोलते हैं ये जो अपना घट पर्णी है ना, वो अंदर ही खा लेते हैं। अब आगे देखते हैं मृत जीवी कौन है ना। देखिए ऐसे जीव जो मृत जो जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं, वो मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, वो है, देखिए एक होता है सजीवी संबंध, भी एक होता है मृत जीवी हो गया, और एक होता है सजीवी संबंध। मतलब भाई भाई तरह से रहते हैं ना, भाई भाई की तरह साथ में रहेंगे वाली बात रहती है इस जगह पे। देखिए कुछ जैसे वहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझते हैं। देखिए जो अमर बेल रहता है, वो क्या करता है, अमर बेल है ना, वो क्या करता है कि जो पेड़ रहता है उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या ऐसा हो कि अगर ये अमर बेल उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, तो हम क्या बोलते उसको, सहजीवी बोलते। ठीक है, अगर नुकसान नहीं पहुंचा तो सहजीवी बोलते, लेकिन अब क्या बोलते उसको, परजीवी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। मैं क्या बोल रहा था कि जो सहजीवी कैसे किसे कहेंगे, जैसे आप देखेंगे जो गाय वगैरह चलते रहते हैं ना, भैंस वगैरह चलते रहते हैं है ना, तो जब भैंस चलते रहते हैं तो उसके ऊपर एक बगुला आता है और उसको जो कीड़ा वगैरह रहता है उसको खा के निकल लेता है ना। तो क्या है, ये सहजीवी संबंध है कि जो कीड़ा वगैरह उसको उसको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, जो भैंस को, और जो बगुला है उसको वो खाने को मिल जा रहा है। तो क्या सहजीवी संबंध हुआ। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखे हैं लोग लाइकेन का, है ना, ये देखिए लाइकेन का। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। मतलब जो लाइकेन है वो दो चीजों से बना रहता है, एक होता है शैवाल और एक होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मतलब जो कवक रहता है वो शैवाल को रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, शैवाल को रहने क्या देता है, जगह देता है। और ये क्या करता है, जो आपका कवक रहता है वो पानी वगैरह खनिज पदार्थ सब प्रोवाइड करता है, किसको, शैवाल को। और शैवाल क्या करता है, क्योंकि उसमें उसमें हरित लवक उपस्थित रहता है, तो क्या करता है वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, और जिसके जरिए वो क्या बनता है, खाना बनाता है, और ये लाइगेन को थोड़ा वो दे देता है। तो इससे क्या है, ये सजीवी संबंध बना लेते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं सजीव संबंध, की एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को तकलीफ नहीं देना, है ना। देखिए एक यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, ये लोग यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, मृदा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होते, इसलिए इसलिए मृदा
इसलिए मृदा में इन पोषक तत्वों में समृद्धि करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग उर्वरता के क्या करते हैं, उर्वरता के लिए हमारा अगर कोई जमीन हमारे किस जमीन में अगर पेड़ पौधे ढंग से नहीं उग पा रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, उर्वरक यूज करते हैं। तो उसी की यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे उर्वरक यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो पेड़ पौधे जल्दी उग पाएंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे राइजोबियम के बारे में जिक्र है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि राइजोबियम क्या करता है, जो गांठ में पाया जाता है और वो क्या करता है कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है पौधे को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जगह पे आप पढ़ सकते हैं जगह से। देखिए राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में प्रवृत्त कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेब तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान प्रदान करते हैं। अतः क्या है, ये सजीव संबंध ये भी एक है। ठीक है, मतलब राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है पेड़ पौधों को, और लेकिन जो खाना वगैरह है जो राइजोबियम के लिए जरूरी है, राइजोबियम जीवाणु एक है, तो जीवाणु के लिए जरूरी क्या क्या है, खाना पीना जरूरी है उसके लिए भी, तो कौन देता है, वो आपका जो फलीदार पौधा है वो देता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। जड़ की जो गांठें रहती है ना, ये मान लीजिए एक पौधा है तो उसकी जो गांठें होंगी उसमें क्या पाया जाएगा, राइजोबियम पाया जाएगा, है ना। और ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा जिसके जरिए ये लोग अपना जो पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। उन लोग को कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो बना ही लेते हैं लोग, जो आपका जो पत्ती रहता है उसमें, और नाइट्रोजन यहाँ से मिल जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड डाली थी, जैसे कि यूग्लिना है ना, देखिए यूग्लिना के बाद देख लेते हैं। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। क्या है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी यूग्लिना। ठीक है, इसे जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। क्या है, ये जंतु और पादप की कड़ी होती है। ठीक है, बीच की कड़ी होती है, क्योंकि ये हालांकि जंतु है लेकिन ये अपना भोजन पादपों की तरह बना सकता है, इसलिए क्या हो गया, ये कड़ी हो गई एक, है ना। बस, क्योंकि दोनों को जोड़ रहा है ना, पादप को भी और जंतु को भी, तो इसलिए क्या बोलते हैं, उसको बीच की कड़ी कहते हैं। इनमें हरित लौह पाया जाता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये दो चीजों से बन के, सॉरी, ये दो चीजों से बनता है। एक होता है शैवाल और एक होता है कवक। जो शैवाल रहता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से वो भोजन प्रोवाइड कर देता है कवक को, और कवक उसको रहने के लिए जगह दे देता है शैवाल को, और क्या बोलते हैं, आपको रहने की जगह दे देता है, साथ साथ जो खनिज लवण जल वगैरह रहता है वो प्रोवाइड कर देता है, जिससे जो शैवाल को आसान हो जाता है ना। इससे क्या कहते हैं, सजीवी संबंध कहा जाता है। देखिए दो सजीव संबंध पढ़े आज हम, पहला है यूग्लिना का ना, यूग्लिना का, दूसरा पढ़े थे अपन राइजोबियम और दाल के गांठ का। ठीक है, मतलब राइजोबियम और दाल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमने क्या क्या सीखा है आज आपको। इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे जो लिखा है इसके थ्रू। ठीक है, देखिए सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। नहीं तो पता ही है आपको, है ना। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब खुद बनाता है अपना भोजन, इतना बोल रहा है। जो जिसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, हरे पादप को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहा जाता है। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हरे पादप किस चीज का यूज करते हैं प्रकाशन के लिए, पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका वाटर, तीसरा है आपका क्लोरोफिल होना चाहिए उस जगह पे, और क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो उसके जरिए क्या बनाते हैं वो लोग, आपका कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, आपका ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे रहेगा सूर्य का प्रकाश, और यहाँ रहेगा क्लोरोफिल, यहाँ रहेगा सूर्य का प्रकाश, यहाँ रहेगा क्लोरोफिल, तो उसके जरिए क्या बनाएंगे ये लोग, 6O2 प्लस C6H12O,
O6, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये बनता है ना। और एक चीज बनेगा वो है 6H2O, बस इतना ही, ठीक है। और अगर अंधेरे में अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होगी, तो अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पेड़ या फिर पौधा जो है उसकी जो पत्ती के ग्रेना भाग में होते हैं, किस भाग में होते हैं, ग्रेना, ग्रेना भाग में होते हैं अंधेरे में, ठीक है। पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पाद है ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है, ठीक है। और आगे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ना। कवक देखिए, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, परजीवी कहा जाता है, ठीक है। कुछ पादप एवं अन्य जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, अतः उसे विषम पोषी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये कहूँगा कि ये जो ब्लैंक दिख रहा है आपको, ये खाली स्थान जो दिख रहे हैं, इसको भरिए आप कम से कम, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, है ना। आपका वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ साइंस के कुछ नए टॉपिक्स के साथ।